हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जल्दी से ख़त्म करते हैं ताकि हम दूसरे चैप्टर को शुरू कर सकें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमने कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देखिए जाके। कुछ कुछ शॉर्ट टॉपिक्स भी मैंने कवर करे हैं, जैसे बोराजीन के बारे में मैंने पढ़ा रखा है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, उनकी एसिडिटी के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके चेक करिएगा। बाकी आज की जो हमारी जो सीरीज़ होने वाली है, जो लेक्चर होगा बेसिकली वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मैं काफ़ी टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर कराऊंगी, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, ओवर पोटेंशियल, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और उसके एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, ये जो है ये कंप्लीट एक लेक्चर होगा इस पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप वीडियो को स्किप कर दें तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाएं या फिर मिस कर दें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलिसिस की। तो जैसा हमने देखा था, जो नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया था, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको जाके समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पता होगा तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली क्या करते हैं, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, है ना। केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, मतलब जो हम पावर सप्लाई देते हैं, एक वोल्टेज सप्लाई देते हैं, वो क्या करती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बनाते हैं, है ना। तो हमें कैसे पता चलता है कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वो हमें पता चलता है डेल्टा जी से। अगर मेरा डेल्टा जी मेरा नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, है ना। तो दोस्तों, सिंस हमें इलेक्ट्रोलिसिस आज पढ़ना है डिटेल में, तो फिर मैं आज आपको सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो आयंस होते हैं, जैसे कोई सॉल्ट हो गया, आयोनिक सॉल्ट हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, KCl हो गया, इनका जो सॉल्ट का आयोनाइजेशन जो है, आयोनाइजेशन, ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट इनका डिकम्पोजिशन ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखिए, जो सबसे पहला मैं एग्जांपल लेती हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। देखिए, आज का ना नोट्स आप बनाते चलिएगा, है ना। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा ना, कभी भी अगर आपको रेफ़र करना है तो अब आप हमेशा, हो सकता है हमारे पास डेटा इतना ना हो, हम हमेशा नेट को ओपन करके ना देख सकें इस चीज़ें। तो इसीलिए आप क्या करिए ना, नोट्स को बनाते चलिए, है ना। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी हैबिट होता है ना। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मतलब क्या है, सिर्फ वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, NaCl, मतलब कोई पानी वानी नहीं है ना। अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, Na+ और Cl-, है कि नहीं। अब मेरे पास क्या है, एनोड है और मेरे पास क्या है, कैथोड है। अब मैंने दो चीज़ें पढ़ी है कि एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो अब देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, Na तो ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा नहीं, कौन करेगा, Cl-। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी प्रीवियस वीडियो में भी कि जब भी हम सॉल्ट लिखते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा यही चलना चाहिए, Na+ या Cl-। उसकी हमेशा डिसोसिएटेड फॉर्म ही चलनी चाहिए हमारे दिमाग में, है ना, क्योंकि वो डिसोसिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो अब जैसे अगर Cl- जो है वो आयन, एक्वस नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि एक्वस कंडीशन नहीं है। Cl- जो है अब वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बनाएगा, Cl2 गैस, और ये हो जाएगा हाफ, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 मोल लिया है,
प्लस इलेक्ट्रॉन। जिनको ये इक्वेशन लिखनी नहीं आती है उनको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि अब मैं हर बार अगर मैं बेसिक्स को पढ़ाऊँगी तो फिर तो वीडियो बहुत लेंदी हो जानी है ना। तो हमेशा हम वही चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप किसी एक ट्यूटर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को ही फॉलो करिए। सो दोस्तों आप प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सो ये आपका हो गया एनोड। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा दी, है ना। अब रहता है हमारा कैथोड। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसकी होगी, Na+ की, क्योंकि यही अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब देखिए ये बना लेगा Na सॉलिड। सो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सेटअप से समझना है, ठीक है। सो अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा मोल्टन NaCl है और एक मेरा एनोड है, एक मेरा कैथोड है। कैथोड मतलब क्या होगी, रिडक्शन, और एनोड मतलब क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ रहा है, ठीक है। सो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मैं जूनियर क्लासेस की बात करूं जो मतलब 11th 12th और नीट IIT JEE PMT इसका पेपर देंगे, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे जो एनोड होता है उस पर क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर एक नेगेटिव चार्ज था और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज था। सो अब ये ऐसा क्यों होता है, तो आप ये याद रखें, ये जो है इससे मेरी एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। अब ये जो छोटा वाला जो चीज़ होती है, इससे मुझे पता है कि यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, कैथोड पर। और यहाँ पर कुछ भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं। सो अब मेरे जैसे Na+ और Cl- प्रेजेंट है। सो Cl- तो मेरा गया एनोड पर और Na+ गया कैथोड पर, ठीक है ना। हमने इसकी सेल रिएक्शन लिख दी। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये एक बैटरी से कनेक्टेड होता है, इस वजह से यहाँ पर एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। सो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl। सो दोस्तों अगर आपको एक चीज़ इसकी जो हेडिंग है ये देख के अगर समझ आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब हमेशा होता है ब्रेकेज, ठीक है। और ब्रेकेज किसके प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में एक ब्रेकेज हो रही है। सो आप देखिए aqueous NaCl, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, Na+Cl- ये तो प्रेजेंट ही है। अब aqueous मतलब वाटर, वाटर के भी आयंस प्रेजेंट होंगे, तो वाटर में क्या होता है, OH- और H+, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास आयंस प्रेजेंट है। अब अगर देखें तो कैथोड की अगर मैं बात करूँ, कैथोड पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिडक्शन है और कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, या तो Na+ या H+, है कि नहीं। सो Na+ क्या हो जाएगा, Na+ इलेक्ट्रॉन विल बी गिविंग Na सॉलिड, ठीक है। और इस इक्वेशन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -2.71 वोल्ट। एक तो मेरा इसका रिडक्शन होगा और एक होगा H+ का। सो B क्या हो जाएगा, H++ इलेक्ट्रॉन विल बी गिविंग H2, और ये मैं हाफ कर देती हूँ, ये मेरे क्या हो जाएगी गैस, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो इक्वेशन है, कई बार बुक्स में अलग तरीके से लिखी होती है, ठीक है। कैसे लिखी होती है कि H2O प्लस इलेक्ट्रॉन इज़ गिविंग हाफ ऑफ H2 जो गैस है प्लस OH-, ठीक है ना, ऐसे दी होती है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सो देखिए दोस्तों, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ भी वही प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे वही चीज़ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बस दिक्कत कहाँ आ रही है, इस पोर्शन में, ठीक है। और एक हमें चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि H2O को आपका दिमाग में क्या चलना चाहिए, H+OH-।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, H+। सो H+ ने इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाया, हाफ H2, और OH- का कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब एज इट इज़ हमें मिल गया, है ना। सो आप ये इस तरीके से आप अगर लिखना सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम्स में। दोस्तों अब इसमें से जो सबसे एक अहम पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो क्या है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.71, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83। हमें एक चीज़ मैथ्स में पता है, जो चीज़ जितनी ही नेगेटिव होती है वो उतनी लेस होती है, तो मतलब -0.83 इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर का वो बहुत ज़्यादा है। कैथोड पर एक ही रिएक्शन हो सकती है, या तो ये होगी या तो ये होगी, तो कौन सी रिएक्शन होगी, बी वाली, ठीक है। हमें Na सॉलिड नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है ना। आप ये याद रखिएगा कि जिसका रिडक्शन, अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है ना, ए और बी में कंपटीशन हो रहा है कि भाई नहीं मैं आऊँगा, नहीं बी कहता है नहीं भाई मैं आऊँगा, तो बाद में रिजल्ट क्या आता है, बी ही हमें मिलता है। क्यों, क्योंकि उसका जो परसेंटेज थी वो ज़्यादा थी एग्ज़ाम में, है ना। वही चीज़ यहाँ पर हुई, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था इससे, तो फिर ये एक हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई और ये हमें कैथोड पर मिला एज अ प्रोडक्ट, हमें Na सॉलिड नहीं मिला। दोस्तों हमने यहाँ पर इसको कैसे एलिमिनेट किया, बाय रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। हमें पता है मैथ्स में कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होती है वैल्यू वो उतनी ही छोटी होती है, और जितनी मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन हटा दूँ तो यहाँ पर क्या है 2.71, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है और ये वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। तो अब मैंने जब माइनस लगा दिया तो ये वैल्यू सबसे कम हो गई और ये सबसे ज़्यादा हो गई, तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर हमें प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस मिलेगा, ना कि Na सॉलिड। हमारे को कैथोड पर पता चल गया कि हमारे को कैथोड पे क्या मिलने वाला है। अब बात आती है एनोड की। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन लूज़ करेगा, या तो Cl- या तो OH-। तो अगर Cl- मेरा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो ये मेरा क्या बनाएगा, हाफ ऑफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसे हमारा ये एनोड है, ठीक है, एनोड है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, 1.36 वोल्ट, ठीक है। अब एनोड पर मुझे क्या देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूँगी, इसका रिवर्स, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -1.36 वोल्ट, ये मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए नेक्स्ट है मेरा OH-, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन हो रहा है, तो OH- मेरा क्या करेगा, हाफ ऑफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका 1.23। अब देखिए दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि सॉरी ये होगा OH2। अब आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी, तो इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। मैंने आपको क्या बताया था, वाटर आपके दिमाग में चलना चाहिए, H+OH-। ऑक्सीडेशन अब किसका होगा, OH- का, यही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, ये तो कर नहीं सकता। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो ये क्या बनाएगा, OH। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये OH बनाएगा, बट OH तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। तो हम क्या बना सकते हैं इसका, हाफ ऑफ O2, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जब मैं इसको आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कि आपका H2O है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो H पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और O पर क्या होता है, 2-, है ना। O पे आपका क्या होता है, 2- चार्ज होता है जब आप इसको आप निकालोगे फॉर्मल चार्ज से, तो इसलिए O ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके हाफ ऑफ O2 बना लिया, H+ एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था, 2- का। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एनोड पर मेरी क्या रिएक्शन हो रही है, दो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है A और B। अब देखिए क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका, B का ज़्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमें क्या मिलेगी एनोड पर, ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है ना। हमारे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर B का ज़्यादा है तो मुझे एनोड पर क्या मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन मिलना चाहिए, बट
बट ऐसा क्या होता है, हमेशा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मतलब कुछ ना कुछ विपरीत तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो घटना है ही। सो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। दोस्तों समझ रहे हो आप, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, यहाँ पर हमें क्या मिलती है, क्लोरीन, क्लोरीन मिलती है। ठीक है, अब क्लोरीन हमें क्यों मिलती है, तो ये आता है कॉन्सेप्ट ओवर पोटेंशियल। ये हमें बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब मिलनी चाहिए ऑक्सीजन बट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मिल क्या रही है क्लोरीन, जो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब जो कि कम है, फिर भी हमें क्लोरीन मिल रही है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। सो अब अगर मुझे ये एनॉमली, ये क्या हो गई, एक एनॉमली तो हो गई। सो अगर मुझे इस एनॉमली को जानना है तो मुझे क्या समझना पड़ेगा, ओवर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम ओवर पोटेंशियल समझेंगे, ओवर पोटेंशियल क्या होती है, फिर हम ये रीज़न देखेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओवर पोटेंशियल की। सो ओवर पोटेंशियल का जाने से पहले सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो फाई ओवर पोटेंशियल, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होती है ओवर पोटेंशियल की, इट इज़ इक्वल्स टू फाई एक्चुअल माइनस फाई कैलकुलेटेड। मतलब ये जो फाई जो है ये मेरा वोल्टेज हो गई, और ये भी फाई मेरी वोल्टेज है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो फाई एक्चुअल जो है, एक्चुअल मुझे नहीं पता जो, बट मैंने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू जो मेरी ईएमएफ जो थी, वोल्टेज जो, हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही तो अपना एक रेफरेंस लेते हैं जब हम किसी की भी ई नॉट हम निकालते हैं, है ना। सो अब देखिए, जो हमने शी के अकॉर्डिंग जो इसकी वोल्टेज निकाली थी, किसकी, ऑक्सीजन की, वो मेरी क्या हो जाएगी, फाई कैलकुलेटेड, बट एक्चुअली कुछ और है ना। तभी तो यहाँ पर एक्चुअली में वो चीज़ इसके बराबर नहीं है। अगर एक्चुअली में वो यही वोल्टेज होती तो मेरे को यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती, बट एक्चुअली में वो चीज़ नहीं है ना। एक्चुअली में उसकी पोटेंशियल कुछ और है, तभी हो सकता है एक्चुअली में जो उसकी पोटेंशियल है वो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है या इससे भी कम है। तो इस वजह से मुझे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ओवर पोटेंशियल, मतलब एग्जैक्टली एक्चुअली में पोटेंशियल है कितना। तो मैं इससे मेरे को डिफरेंस पता चल जाता है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के पोटेंशियल में। सो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सिंस आप लोग नोट्स बना रहे हैं इसके, तो मैंने यहाँ पर ओवर पोटेंशियल के बारे में कुछ लिखा है, तो आप ये प्लीज़ उसमें लिख लीजिएगा। और अभी मैं इसको समझाऊंगी जस्ट थोड़ी देर में, आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि ये है क्या। तो आप लिख लीजिए कि ओवर पोटेंशियल इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल when reaction actually takes place at the calculated value of potential. It is the barrier which needs to be overcome for the reaction to occur. If for any gas over potential, ये क्या है, over potential is less, it will happen fastly. ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको समझाती हूँ ओवर पोटेंशियल एग्जैक्टली में है क्या। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज़ होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ हो रही। कौन रिलीज़ हो रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन हमारे को मिल रही है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का हमने बोला कि इसका ओवर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने हाफ सेल्स पढ़ाए थे कि जो गैसेज होती हैं इनको हम किस पर एब्जॉर्ब कराते हैं, प्लैटिनम पे। ठीक है ना, प्लैटिनम लेते हैं क्योंकि गैसेस तो कोई मीडियम नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस वजह से हम लोग इनको एब्जॉर्ब कराने के लिए एक मीडियम देते हैं, क्या होता है, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक मेटल होता है, ये एक इनर्ट होता है ना, और इसकी मतलब हाई स्पेसिफिसिटी होती है कुछ पर्टिकुलर गैसेस के लिए, और इन गैसेस का जो इस पर एड्जॉर्प्शन रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, सो फिर हम प्लैटिनम चूज़ करते हैं। अब देखिए, मैंने ऑक्सीजन को या फिर क्लोरीन, अब जैसा कि ये गैसेस मेरी रिलीज़ हो रही हैं एनोड पर, है ना, तो अब मेरी कौन रिलीज़ होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन, बट रिलीज़ कौन सी हो रही है, क्लोरीन। सो अब मैंने क्या बोला कि ये क्यों हो रहा है, ओवर पोटेंशियल की वजह से। अब ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि होना तो ऑक्सीजन को चाहिए था अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटेड वैल्यू, बट इसका जो एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो कुछ अलग है। एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो कुछ अलग है, मतलब एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो इससे कम है। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो कम था ऑक्सीजन से, इसी वजह से हमें लग रहा था ऑक्सीजन को रिलीज़ होना था, बट एक्चुअली में पाया क्या गया, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ही कम है। अब ऑक्सीजन का कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके ओवर पोटेंशियल की वजह से। और ओवर पोटेंशियल कौन सी सरफेस पे, प्लैटिनम पे।
ठीक है। सो प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम पे जो ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन है वो इतना ज़्यादा है कि प्लैटिनम ने ऑक्सीजन को अपने ऊपर बाइंड तो कर लिया, लेकिन वो लूज़ नहीं कर रहा है, वो गैस को छोड़ ही नहीं रहा है ना। अगर मेरी जो रिएक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्लैटिनम की वजह से ऑक्सीजन का जो ओवर पोटेंशियल है वो ये बढ़ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई प्लैटिनम ऐसा क्या कर रहा है, तो प्लैटिनम हमने क्यों चूज़ किया कि प्लैटिनम की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब देखिए हमें पता था कि ऑक्सीजन को निकलना चाहिए था बट ऑक्सीजन नहीं निकला। रिएक्शन मेरी सही चल रही है बट तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पक्का सरफेस पे प्रॉब्लम आ रही होगी। इसलिए मैंने देखा कि प्लैटिनम पक्का मेरा कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ ओवर पोटेंशियल की, तो अगर मेरा जैसे मान लीजिए ये एक बैरियर है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा ऑक्सीजन है और ये मेरा क्लोरीन है, ये मेरा O2 है और ये मेरा Cl2 है। यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर या फिर पोटेंशियल बैरियर मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरा या तो एनर्जी बैरियर मान लीजिए या फिर पोटेंशियल बैरियर मान लीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लोरीन से। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है क्लोरीन से, है कि नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो या तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ रिडक्शन पोटेंशियल या तो मैं लिख सकती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं सिंस हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को सबसे ज़्यादा वो मान के चलते हैं कि बहुत ही ईजी होता है कैलकुलेट करना और लोगों को डिफ्रेंशिएट करना, सो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो अब देखिए ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल मेरा कम है, Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, बट प्लैटिनम के सरफेस पे क्या हो रहा है कि मेरा ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये मेरा ओवर पोटेंशियल है, और क्लोरीन का ओवर पोटेंशियल कम है प्लैटिनम के सरफेस पे, तो ये मेरा क्या है ओवर पोटेंशियल, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मेरा ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम था, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, बट क्या हो रहा है कि ओवर पोटेंशियल की वजह से जो ओवरऑल मेरा जो ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, क्लोरीन से ज़्यादा हो रहा है। ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मेरी जो थी क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही थी। ये तो एक मतलब एक एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया था कि प्लैटिनम सरफेस पे ओवर पोटेंशियल कितना होता है। हमें एग्ज़ाम में वो कभी कैलकुलेट करने को नहीं देगा, बट वो ज़रूर पूछेगा आपसे कि कौन सी गैस इवापोरेट हो रही है। जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं वो तो सीधा मार्क कराएंगे ऑक्सीजन निकल रही है, बट कौन सी रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन, कहाँ पे, एनोड पर। तो अगर मैं ये बात करूं कि ओवर पोटेंशियल किस चीज़ पर डिपेंड हो रहा है, ओवर पोटेंशियल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो क्या होता है, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ओवर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है, तो मतलब हर गैस का ओवर पोटेंशियल अलग होता है, तो गैस के नेचर के साथ ओवर पोटेंशियल बदल जाएगा। दूसरा क्या है, सरफेस, ठीक है, कैसा नेचर है सरफेस का। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो एक केस लेती हूँ कि मेरे पास सरफेस है प्लैटिनम, आयरन, जिंक, ये मेरे सरफेस है, ठीक है, और मेरी गैस सेम है, मैंने गैस को सेम रखा है, ये मेरी H2 है, H2 है और H2 है। तो इनका जो ओवर पोटेंशियल होगा ना वो होगा, इस पे X1 होगा, इस पे X2 होगा, इस पे X3 होगा, क्योंकि मेरा सरफेस बदल रहा है तो हर सरफेस पे इस गैस का अलग अलग ओवर पोटेंशियल होगा। प्लैटिनम पे हाइड्रोजन का ओवर पोटेंशियल सबसे कम होता है, ठीक है, इसीलिए जो हमारे जो फ्यूल सेल्स होते हैं और जो हाइड्रोजन की जो कार्स होती हैं उनमें ज़्यादातर प्लैटिनम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अभी मैंने सरफेस बदला है, अब मैं प्लैटिनम और प्लैटिनम सरफेस सेम कर देती हूँ, एक जगह ऑक्सीजन, एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह क्लोरीन, गैस बदल देती हूँ, ठीक है, तो भी मेरा ओवर पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। अब आप ये समझ गए कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल बेसिकली क्या था कि वो एक डिफरेंस था जो एक्चुअली में हमारा पोटेंशियल होना चाहिए और
जो कैलकुलेट हम करते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, ओवर पोटेंशियल। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं एक मतलब थ्योरी के रूप में, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है, ताकि आप कभी भी पढ़ें तो आपको याद आ जाए, समझ आ जाए कि हम लोग एनोड पर क्या कर रहे हैं, एक्वस ऑफ NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। दो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं एनोड जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होना है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इवोल्यूशन ऑफ O2 इज़ अ प्रेफर्ड रिएक्शन कंपेयर टू इवोल्यूशन ऑफ Cl2। बट प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि एनोड पर क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये एनॉमली किसने एक्सप्लेन करी, ओवर पोटेंशियल ने, कि ओवर पोटेंशियल डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ मेटल पे। सो इन केस ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन इज़ हायर कंपेयर टू, जो ओवर पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओवर पोटेंशियल ऑफ हमारा क्या, क्लोरीन। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्लोरीन गैस इज इवॉल्व फर्स्ट एट एनोड। द वैल्यू ऑफ ओवर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये पूरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। सो नेक्स्ट हमारा आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। सो फैराडे ने 2 लॉ दिए थे हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इतने ईजी होते हैं, इतने ईजी होते हैं कि आप लोगों को अगर फॉर्मूला पता है तो आप बहुत डायरेक्टली और बहुत आराम से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला लॉ है हमारा फैराडे का, वो होता है, उसको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमें क्या बताता है कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड, अब हमारा इसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में, बेसिकली कुछ हमारा अमाउंट का मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना, और कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। तो वही ये बोल रहा है कि जो हमारा जो अमाउंट है डिपॉजिटेड या ऑल्टर्ड एट इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन। मतलब कितना हमारा जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई AgCl इसका सॉल्ट है सिल्वर का, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कैथोड। तो ये रिएक्शन मेरी कैथोड पर हो रही है, तो मेरे को कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 1 फैराडे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इज़ 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन्स इज़ 3 फैराडे। तो अगर मेरे यहाँ पे 10 फैराडे हैं तो यहाँ पर मुझे कितना मोल मिल रहा है, 10 मोल। 2 फैराडे है तो 2 मोल, 1 फैराडे है तो 1 मोल, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कैसा आ रहा है, 1:1 का। इसकी अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ तो अभी मैंने क्या बोला, जो वेट है डिपॉजिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर कितने होंगे Ag+, ऐसे तो बहुत सारे होंगे Ag+। ठीक है। अगर जितने Ag+ है 1 2 3 4 Ag+ है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे ये चारों के चारों Ag+ 4 इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर कितने Ag मिलेंगे, 4 Ag मिलेंगे। 4 Ag मतलब 4 मोल। ये तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला है कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज। सो अब देखिए क्यू मेरे को पता है, क्यू इज इक्वल्स टू I इंटू टी। जो हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज क्या होता है, इज इक्वल्स टू करंट इंटू में टाइम। सो वही यहाँ पर लिखा है। सो W इज इक्वल्स टू ZIT। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पर एक Z जो होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। W इज इक्वल्स टू ZIT, और Z क्या होता है, E/में 96500। तो E आपका क्या होता है, बेसिकली ना जो आपका मोलर मास होता है डिवाइडेड बाय N फैक्टर। अगर आप लोगों को N फैक्टर नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरी कंडक्टेंस की वीडियो जाके देखिए, जहाँ पर मैंने नॉर्मेलिटी समझाया था। वहाँ पर मैंने N फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए थे कि आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है। सो आपको एक चीज़ इससे पता चल गई कि अगर मेरा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल्स टू ZIT। T मेरा टाइम है, I मेरा करंट है, Z मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, जिसको हम बोलते हैं E/में 96500, या फिर मैं लिख सकती हूँ मोलर मास अपॉन में N फैक्टर इंटू में 96500। सो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। और अगर मैं बोलूँ तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से।
तो आपको ये आना चाहिए कैलकुलेट करना, और ये आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो आपका CSIR नेट में पूछा गया था कि इसमें क्या था, हमने Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस करी है और सॉल्वेंट है Na3Al F6। ठीक है, सॉल्वेंट को दिमाग में से हटा दो, आप किसको फोकस करो, Al2O3 को। सो हमें इसमें बताना है कि कितना टाइम चाहिए टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, और करंट हमारा इतना एम्पियर है। तो हमें फॉर्मूला पता है, अब हमें क्या लिखना है, एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है। तो मतलब रिएक्शन क्या हो रही होगी, एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग एल्यूमिनियम सॉलिड। Al पे +3 चार्ज होता है, जैसे इसको आप अगर लिखोगे तो Al क्या होगा, +3 होगा, और ऑक्सीजन 2 तभी तो Al2O3 बना है। ठीक है, सो अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, W = ZIT फॉर्मूला होता है। टाइम हमें निकालना है, हमें दे क्या रखा है, W 100 ग्राम्स। ठीक है, अब सबसे पहले Z निकाल लेते हैं। Z क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय Z फैक्टर या फिर N फैक्टर इंटू 96500। सो मोलर मास एल्यूमिनियम का होता है 27 डिवाइडेड बाय 3, इसका N फैक्टर क्या है, जो इसका चार्ज होगा, इंटू में 96500। ठीक है, अब इसको हम किस में पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में। सो W = 20, जो हमने Z निकाला वो, करंट क्या है I 125, टाइम हमें निकालना है, W हमें दे रखा है 100 दे रखा है। तो इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो टाइम हमारे को निकाल लेना है, और हमारा टाइम आएगा 2.5 आवर। अब मैंने आवर में टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे को शायद ऑप्शंस में आवर दे रखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आवर्स लिखा है। और आपको हमेशा ऑप्शंस के हिसाब से चलना है कि किस वैल्यू में आपको टाइम निकालना है। तो जैसे आपका यहाँ पर आपका जो टाइम निकल के आएगा वो आपका सेकंड्स में आएगा, क्योंकि टाइम जो होगा वो सेकंड्स में आपकी SI यूनिट होगी। हमेशा जो यहाँ पर आपका जो टाइम आएगा वो हमेशा सेकंड्स में आएगा। तो आपको उसको क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है कि एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी टाइम आया है उसको आप 3600 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा आपका टाइम। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। सो दोस्तों, आगे जाने से पहले एक मैं चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि जो करंट एफिशिएंसी होता है वो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की जो एप्लीकेशन होती है वो होती है। सो बेसिकली क्या होता है कि कितना वेट एक्चुअली डिपॉजिट हुआ और कितना हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका रेशियो होगा, तो वो होगा करंट एफिशिएंसी। तो ये हमेशा क्या होगा, <1 होगा। एफिशिएंसी है तो हमेशा <1 होगा। और बेसिकली देखिए, एक्चुअली जो डिपॉजिट हो रहा है वो हमेशा कम ही होगा कैलकुलेटेड से, क्योंकि कैलकुलेट में हम लोग कई कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते। हमें नहीं पता कि उस बीकर में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही होंगी। जैसे वो ओवर पोटेंशियल था, वो एक अलग ही ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने स्टडी किया होगा तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें पाई। तो अब वही हमारा जो एक्चुअल डिपॉजिटेड वेट होता है वो हमेशा कम होता है कैलकुलेटेड से, तो इनका रेशियो हमें बता देगा करंट एफिशिएंसी। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था गेट में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो कॉपर सल्फेट है उसका जो टाइम हमें बता रखा है, टाइम ऑफ डिपॉजिशन, वो है 60 मिनट, और करंट दे रखा है 10 एम्पियर, और एक्चुअल वेट दे रखा है 11.20। हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी थी। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड वेट निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट हम किससे करेंगे, W = ZIT से। सो कॉपर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.5, और इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि Cu+2 होता है 96। सो हमने यहाँ पर 2 लिखा, फिर हो गया 96500 जो फैराडे है, फिर यहाँ पर करंट है, करंट, फिर टाइम को हमने सेकंड्स में रखना है, तो 60 मिनट है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, तो हमारा W कैलकुलेटेड आ गया। अब हमें क्या लेना है, रेशियो, जो एक्चुअल था उसको डिवाइड। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो कैलकुलेटेड है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटेड हमेशा ज़्यादा ही आता है। सो आप इसका रेशियो ले लोगे तो आपके पास 94.5% इतनी करंट एफिशिएंसी आएगी। तो कई बार ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ वो एप्लीकेशंस लिख के दे देगा कि फैराडेज द एप्लीकेशंस ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज, पहला दे देगा करंट एफिशिएंसी, दूसरा दे देगा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तीसरा दे देगा एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन, चौथा दे देगा फलना ढिमकाना जो भी। तो आपको किस पे टिक करना है, करंट एफिशिएंसी पे। ठीक है ना। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे।
फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपके सामने ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख लेना कहीं पर, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, ये दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, इसमें हमने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ करंट हमने पास किया, ठीक है। इसके थ्रू भी सेम अमाउंट ऑफ करंट गया और इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ करंट गया। तो पाया क्या गया कि इसका जो वेट ऑफ डिपॉजिशन था, मतलब Ag कितना डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, इनका जब मैंने रेशियो लिया, जैसे इसका मैंने वेट ऑफ डिपॉजिशन को W1 दिया और इसके वेट ऑफ डिपॉजिशन को W2 दिया, जब मैंने इन दोनों का रेशियो लिया तो मैंने क्या पाया कि इनका जो रेशियो है दैट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू Z1/Z2, जो क्या है इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं, और इसको हमने क्या बोला था, इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, हाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। सो जो इनके वेट्स का रेशियो था वो किसके बराबर था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के रेशियो के बराबर, है ना। सो बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम कि W1/W2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2 या फिर E1/E2। अब E1/E2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि Z क्या होता है मेरा, जो मेरा मोलर मास होगा मल्टीप्लाइड बाय, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए Z क्या होगा मेरा, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू में फैराडे, तो ये मेरा Z1 हो गया। अब डिवाइडेड बाय Z2, तो Z2 का क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन में N2 इनटू में फैराडे, तो फैराडे और फैराडे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इनका रेशियो लोगे तो ये क्या होगा, मोलर मास ऑफ 1 अपॉन में N1 इनटू में N2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, इस तरीके का आपका कुछ आएगा। तो दिस इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये W1/W2 के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। सो दोस्तों, अब हम ये जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है इसको एंड करते हैं विद एन एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा नेट या गेट में, सो वो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी। सो इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है ना, हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे को जो एलॉय है, जो हमारे पास गिवन एलॉय है उसमें कौन सा मेटल कितना उसका वेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ टेक्निक जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि एलॉय में कितना वेट ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, हम उस एलॉय का, अब मुझे एलॉय में पता होगा कि कौन से मेटल से वो बना है, बस मुझे जानना क्या है कि वेट कितना है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसका एक आयनिक सोल्यूशन लूँगी, उसके आयनिक सोल्यूशन में क्या करूँगी कि दोनों मेटल आयंस प्रेजेंट होंगे, तो अब मैं क्या करूँगी, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करूँगी, ठीक है। अब मैं जब पोटेंशियल अप्लाई करूँगी तो बेसिकली क्या होगा, जो मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिसके अंदर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खाने की सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा, फॉलोड बाय द सेकेंड मेटल। तो जो सबसे पहले डिपॉजिट होगा मैं उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं उसको एक पोटेंशियल दूंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरा एक पर्टिकुलर मेटल डिपॉजिट हो चुका है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मेटल्स प्रेजेंट है मेरे एलॉय में, एक कॉपर है एक Ag है। तो अब देखिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.8 वोल्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं 1 वोल्ट से पोटेंशियल अप्लाई करूँगी, 1 वोल्ट से धीरे धीरे करती आऊँगी 0.4 वोल्ट तक, ठीक है। 0.4 वोल्ट तक क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि जितना भी सिल्वर होगा वो मेरा डिपॉजिट हो चुका है। अब धीरे धीरे कौन डिपॉजिट होना शुरू होगा, वो कॉपर। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि कितना मेटल मेरा प्रेजेंट है पर्टिकुलर एलॉय में। तो अब जैसे एक एग्जांपल है कि मेरे पास क्या था, ब्रास जो है वो एक एलॉय है जिसमें कॉपर होता है, तो 2 ग्राम ब्रास का है जिसमें कुछ परसेंट कॉपर प्रेजेंट है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेरा उस ब्रास में कितना परसेंटेज ऑफ कॉपर है। तो अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ, मुझे पता है कि ये एक एलॉय है, तो एलॉय का क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, और मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम का है। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने इसकी इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक एनालिसिस करी तो मेरा जो मेटल था प्लैटिनम, उसके पर जो वेट डिपॉजिट हुआ, इनिशियली प्लैटिनम का मेटल था 14.5 ग्राम्स और उसके बाद डिपॉजिशन के बाद 16.0 ग्राम हो गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा 1.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो चुका है प्लैटिनम पे। तो अब कितना परसेंटेज कॉपर का डिपॉजिट हुआ है, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये निकल गया 75%। एंड ये क्वेश्चन है या तो CSIR में आया है या फिर गेट में आया है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन होती है।
तो यहाँ पर हमारा जो फ़ैराडे है ये हमारा कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या रह गया है, एक तो हमारा डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ रह गई है और आयोनिक स्ट्रेंथ रह गई है, कोफिशिएंट रह गया है, आयनिक कोफिशिएंट्स रह गए हैं जिसमें मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट्स ये सब हम डिस्कस करते हैं, और पोलैरोग्राफी रह गया है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस और कुछ टाइट्रेशंस हमारी रह गई हैं, और कंसंट्रेशन सेल्स रह गए हैं। तो बेसिकली कुछ मतलब 5-6 टॉपिक्स रह गए हैं। तो ऑलमोस्ट तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म होती है, अगली हाफ हमारी रह जाती है, तो वो भी मैं बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगी और ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, सो दोस्तों आप केमिस्ट क्लब को देखते रहिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये आज का जो टॉपिक होगा ये पसंद आया होगा। अगर इन केस आपको कुछ नहीं पसंद आया है तो आप मुझे बताइएगा, और आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या फिर इसके बाद हमें कौन सा नया टॉपिक शुरू करना चाहिए, आप वो भी अपना रिकमेंड कर सकते हैं, मुझे नीचे आप बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, उसकी वीडियो चाहिए, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको नया शुरू करवाऊँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून टू द केमिस्ट क्लब, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।